नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोगों का प्राचीन भारत से संबंधित जो प्रश्न था उसका अंतिम वीडियो होने वाला है। अर्थात हम लोग 2013 से लेके 2020 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज 2021 और 2022 के सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह से एंसेंट हिस्ट्री का जो हम लोगों का ये सीरीज था वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन बैंक होगा डिस्कशन का वो हम लोग मिडिवल की ओर चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ आपका ऐतिहासिक स्थान है और दूसरा तरफ वो स्थान क्यों फेमस है उसको उसका कारण दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। बुर्जहोम के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे शैलकृत देव मंदिर मिले हैं, जैसे कि आपका शैलकृत हम लोग कल वीडियो देख रहे थे, बहुत सारे गुफा मिले हैं। तो हम लोग एलोरा के मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे, जब गुफा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैलाश मंदिर मिला है, तो उसको चट्टान को काट के बनाया गया। तो उसी तरह के शैलकृत कुछ देव के मंदिर मिले हैं बुर्जहोम, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला मिला है। गणेश्वर जो है ताम्र कला संस्कृति है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप सिंधु सभ्यता से प्राचीन काल यानी पाषाण काल अगर पढ़े होंगे तो पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बीच एक ग्रामीण संस्कृति हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। और ये एक ग्रामीण सभ्यता था और इसमें काफ़ी फेमस जगह है एक बुर्जहोम, और बुर्जहोम में गड्ढे का आवास मिला है जो कि कश्मीर में है। और ये चूंकि एक ग्रामीण एक तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था था, और चूंकि ये ताम्रपाषाण कालीन है इसलिए यहाँ पे किसी तरह का कोई मंदिर के अवशेष नहीं पाए जाएंगे। इसी तरह से अगर ताम्रपाषाण कालीन अगर स्थल आप देखें तो उत्तर पूर्व में जो कि आपका राजस्थान में पड़ेगा गणेश जोधपुरा संस्कृति है, इसमें 80 ऐसे स्थल खोजे जा चुके हैं जो कि ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न था। अगर आप पहला ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते कि पहला हम लोगों का गलत है तो यहाँ पे ऑप्शन ए कट जाता, बी भी कट जाता और फिर से हमको यहाँ पे 50-50 में यहाँ पे आंसर आ जाता। अब आपको जानना था कि चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा कला है या नहीं पाया गया है। तो यहाँ पे टेराकोटा कला पाया गया था, यानी मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन है वो आपको यहाँ पे या मूर्ति है वो पाया गया था, और इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी था, जो कि बेसिक सोर्स में थोड़ा बहुत आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका लक ठीक था तो यहाँ पे आप इसको बना सकते थे। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस तरह के और भी बहुत सारे स्थल है जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो मेहरगढ़ है, चाहे वो कोल्डी हवा है। क्यों फेमस है वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा, और वो कहाँ पे आधुनिक समय में है ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ को आप देखिएगा और इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ये जो है वो धौलावीरा के बारे में कहा जा रहा है। अगर धौलावीरा के बारे में अगर आप देखिएगा तो ये पूरा आधा घंटा का पूरा वीडियो आरएस टीवी राज्यसभा टीवी पहले जो था उसमें आपको दिया गया था। तो ये वीडियो उम्मीद करते हैं अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल होगा, अगर होगा तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे धौलावीरा के बारे में आपको जानना चाहिए कि धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में यहाँ पे ये खोजा गया है। और ये कहा जाता है कि संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलावीरा जो है वो सबसे खूबसूरत हड़प्पा सभ्यता रहा है। इसका खुदाई या सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो जेपी जोशी जो है इसका खुदाई किए थे, और उसके बाद और आरएस विस्ट जो है वो भी बाद में इसका 90-91 के आसपास यहाँ पे खुदाई यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे अगर इसका धौलावीरा का अगर यहाँ पे भाग देखिए तो ये 3 भागों में बटा हुआ था। एक को दुर्ग बोले थे, दूसरा मध्यम नगर था, और तीसरा जो था वो निचला नगर था, लोअर टाउन। और यहाँ देख रहे हैं 2 तरह का नदी है, और इसका जो एक तरह से कहिए यहाँ पे जो जल निकासी सिस्टम जो दिया गया है या जल प्रणाली जन संचयन प्रबंधन प्रणाली दिया गया है काफ़ी प्रसिद्ध था। और यहाँ पे 2 नदी जो है इसके अगल बगल से गुजरती थी, मनहर और मनसर नदी। ये वीडियो अगर आप देखिएगा धौलावीरा सर्च कीजिएगा राज्यसभा टीवी तो हो सकता है पुराना वीडियो होगा तो वो आपको दिखेगा। तो ये पूरा डिटेल में आपको देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी इसीलिए आप लोगों को जो एक तरह से कहें गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है
जो सीरियल है उसको भी आपको थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे धौलावीरा में आपको पता भी होगा कि कुछ वहाँ के साइन बोर्ड मिले हैं जो कि अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। जब भी कहीं केवल या एकमात्र इस तरह का शब्द आता है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सामान्यतः इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतना लंबा इतिहास रहा है, क्या इतना लंबा इतिहास में एकमात्र वृत्ताकार मंदिर मिलेगा? तो क्या वृत्ताकार मंदिर कोई बनाने नहीं जानते थे क्या? ये थोड़ा सा भी अगर आप सोचते तो दूसरा स्टेटमेंट आप काट देते तो इसका आंसर मिल जाता। लेकिन फिर भी हम लोग चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा स्टेटमेंट है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत बना था। तो देखिए, एक चीज तो यहाँ है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ से निकल ही रहा है कि ये आखिरकार वृत्ताकार मंदिर है ही है। 64 योगिनी जो मंदिर है वो वृत्ताकार मंदिर है, क्योंकि ये कह रहा है एकमात्र, मतलब एक ही मात्र है और कोई दूसरा नहीं है। मतलब ये तो कम से कम है ही, दूसरा है चाहे नहीं है वो आपको बताना है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एकमात्र नहीं होगा, इसके अलावा भी आपको वृत्ताकार मंदिर मिलेंगे। तो एक चीज आपको अगर पता चल गया कि ये वृत्ताकार मंदिर था तो थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि चूंकि हमारा संसद भवन भी वृत्ताकार है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए था। लेकिन आपको अगर दो स्टेटमेंट अगर आप काट देते तो आपको आराम से आंसर मिल जाता 1, 3 और 4। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन 2 कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया क्योंकि यहाँ पे भी 2 था, और ऑप्शन डी भी कट गया। तो हमारा जो बच गया आंसर बच गया 1 और 4 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वैष्णव पूजा नहीं होता था, ये शैव पूजा होता था। और एकमात्र नहीं बल्कि और वृत्ताकार मंदिर मिले हैं। कच्छप घाट जो दिया गया वो सही दिया है। भारतीय संसद का डिजाइन इससे प्रेरणा लिया गया था, ये भी हम कह सकते हैं कि ये सही था। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहां पार्लियामेंट आता है और वहां हम जानते हैं एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के बारे में कि इन्होंने ने ही इसका डिजाइन किया था। और 18 जनवरी 1927 को इसका इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये जो है किससे प्रेरणा लिया गया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 11वीं सेंचुरी में 11th सेंचुरी में मोरेना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे ये 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि कच्छप घाट के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ टोटल जो है वो 65 पिलर है। अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ बात करें कि हमारा जो संसद भवन है उसमें कितना पिलर या कॉलम बनाया गया है, तो 144 कॉलम यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लास्ट में देखिएगा कि ये जो भगवान शिव को यहाँ समर्पित है, ना कि वैष्णव को। और इस तरह से अभी जो है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है और नया संसद भवन यहाँ पे निर्माण जारी है। और इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोकसभा के सीट है, कितने राज्यसभा के सीट है, इनका जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, इनके कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये सब सारा चीज थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल अब बन सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज में रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, हाँ, अदर सर्कुलर में यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल हम बता सकते हैं कि मानियार मठ जो है वो आपका बोधगया में पड़ता है, सॉरी बिहार में पड़ता है, यहाँ पे राजगीर में पड़ता है। तो वो चीज आपको सर्कुलर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि इस तरह का सर्कुलर मंदिर टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। तो जब भी एकमात्र केवल आए तो इस तरह से अलर्ट हो जाइए और उसको मान के चल सकते हैं कि वो ज्यादा चांस है कि वो स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा। अब यहाँ पे हर्षवर्धन के बाद कौन कौन सा राजवंश का यहाँ उत्पन्न होता है या नए नए कौन कौन से राजवंश यहाँ पे बने थे उसके बारे में दिया गया है। तो ये चीज जो है आपको लिस्ट याद करना होगा। यहाँ पे आपका दो चीज को हम काट सकते हैं। ये आपका थानेश्वर के जो पुष्य भित्ति है ये तो थे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 आंसर हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यानी कि देवगिरी के यादव जो हैं वो यहाँ पे नहीं थे और मालवा के परमार जो थे वो भी यहाँ आपका हर्षवर्धन के बाद वाले राजवंश नहीं थे। ये चीज आपको जब भी आप उत्तर गुप्त वंश पढ़िएगा तो लिस्ट आपको मिल जाएगा, वो लिस्ट में आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। अगर आप ऐसा नहीं है कि खाली लिस्ट है, इस सब के बारे में डिटेल भी आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। तो इसीलिए ये सवाल जो है थोड़ा सा अगर आप ध्यान से बनाते तो ये सवाल बन जाता। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो कि पूछा गया है कि भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति का। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो मिताक्षरा और दाय भाग दोनों एक जैसे कि संविधान था ना, तो उसी तरह से ये जो है ये धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, जो कि एक तरह से
जो कानून है, कानूनी ग्रंथ माने जाते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान समय में हम लोगों का कानूनी जो ग्रंथ है या एक तरह से कानून जो है वो मुख्य जो है उसका स्रोत है वो संविधान है। तो उसी तरह से यहाँ पे मिताक्षरा और दायभाग भी इसी तरह का यहाँ पे कैसे जो जमीन है या जायदाद है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे हस्तांतरण होता है उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पे बोला गया है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। यानी मिताक्षरा व्यवस्था कहता है कि पुत्र जो है अपने पिता के जीवन काल में ही वहां पे उनके संपत्ति पे दावा कर सकते हैं, जबकि दायभाग व्यवस्था में बोलता है कि पिता की जब तक मृत्यु ना हो तब तक वो अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो ये दोनों में बेसिक अंतर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे अंतर अगर आप देखने को मिलता है तो बोलता है मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति मामले पर विचार करती है, जबकि दाय भाग किसी परिवार के पुरुष और महिला, मतलब दाय भाग में पुरुष महिला दोनों की संपत्ति के बारे में बात करता है और मिताक्षरा जो है वो केवल पुरुष के बारे में बात करता है। ऐसा यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये ऑप्शन केवल 2 है यहाँ पे सही होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है जनरली कहीं मिलता नहीं है। ये पश्चिमी चालुक्य के राजवंश में लिखा गया था। दाय भाग जो है वो बंगाल और असम में यहाँ पे काम करता है, बाकी हिस्सों में यहाँ पे मिताक्षरा अभी भी लोग उनको इनहेरिटेंस के बारे में मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा मिताक्षरा के बारे में तो वो विज्ञानेश्वर जो कि मंत्री थे आपके विक्रमादित्य छठे के, उनके द्वारा ये लिखा गया था। और यहाँ पे इनहेरिटेंस बाय बर्थ जो है यानी कि जन्म के साथ कैसे उनको उत्तराधिकार मिले इसके बारे में सारा नियम कानून यहाँ पे लिखा हुआ था। इसका मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये चीज जो है सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। यानी मिताक्षरा जो है उसमें पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार पर दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग में जब तक उनके पिता की मृत्यु ना हो तब तक पुत्र अपने पिता की संपत्ति पे आपके यहाँ पे दावा नहीं ठोक सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये जो है निम्न जाति के लिए नहीं बल्कि असम जो है और बंगाल के एरिया में दाय भाग चलता है। मिताक्षरा जो है बाकी भारत के हिस्से में ये चीज चलता है। तो इस तरह से यहाँ पे है। और मिताक्षरा यहाँ पे बोला गया है कि केवल पुरुष के बारे में है और यहाँ पुरुष महिला दोनों है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इस तरह से ये थोड़ा डीपली ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, तो घबराना नहीं है क्योंकि कट ऑफ भी बहुत कम जा रहा है। आप देख रहे हैं इस तरह से ये 2020 का प्रश्न है, सॉरी 21 का प्रश्न है और इस समय काफी कम कट ऑफ जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे दिया गया है कि भावभूति है, हस्तिमल है, क्षेमेश्वर है, पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। ये कौन थे? तो नाटककार थे, क्योंकि भावभूति जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, आप ये चीज को नहीं जानते, क्षेमेश्वर नहीं जान रहे, हस्तिमल नहीं जान रहे हैं, लेकिन भावभूति बहुत फेमस है क्योंकि कन्नौज के शासक यशोवर्मन के जब बारे में पढ़िएगा तो यशोवर्मन की ने एक विद्वान को आश्रय दिया था जिसका नाम था भावभूति। वाक्पति भी थे और भावभूति थे, जो कि संस्कृत के महान नाटककार थे, जो कि मालती माधव नाम के यहाँ पे 10 अंकों का एक नाटक लिखते हैं जिसमें माधव और मालती की प्रणय कथा यानी प्रेम कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया था। फिर महावीरा चरित्र करके लिखे जिसमें राम के विवाह से राज्याभिषेक तक का कथा यहाँ पे 7 अंकों में लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पे आपको उत्तर रामचरित्र के बारे में भी यहाँ पे 7 अंक में यहाँ पे लिखा गया है। ये पेंटिंग भी आपको देखिए मालती माधव का ये बनाया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। नाटककार यहाँ पे थे जो कि कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे, तो इसलिए ये आंसर आप जान सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अजंता का कौन सा, सॉरी यहाँ पे कौन सा कथन सही है? पहला कथन ही सही है। अजंता वघोरा नदी के घाटी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे कोई किताब में आपको स्पष्ट रूप में नहीं मिलेगा और मिलता भी है तो याद इतना रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ठीक है। और कोई बहुत बड़ा नदी भी नहीं है जिसको हम लोग याद रखेंगे इस तरह से, तो ये क्वेश्चन को टफ हम मान सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे 1-2 एलिमिनेशन भी एलिमिनेट करके सांची स्तूप जो है चंबल नदी के किनारे नहीं है, फिर अमरावती गोदावरी के किनारे नहीं है, ये हम एलिमिनेट करके यहाँ पे पहुंच सकते थे। लेकिन फिर पांडुलेना जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे नहीं है, देव मंदिर नर्मदा घाटी के में स्थित है ऐसा करके, तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है एग्जाम हॉल में यहाँ तक पहुँचना। तो ठीक है, टफ के क्वेश्चन में इसको हम लोग रख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है हल्बी है, हो है और कुई है, ये किससे संबंधित है? तो देखिए अगर आप झारखंड से हैं तो ये बहुत आसानी से जान सकते हैं क्योंकि हम लोगों के झारखंड में हो एक जनजाति है और उसका भाषा भी है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ हो जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सवाल अगर आप झारखंड से हैं तो आप बहुत आसानी से बना सकते थे। हाँ, लेकिन अगर आप झारखंड से नहीं है तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी आपके लिए टफ हो सकता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2022 का यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है
टोटल यहाँ पे हमको 6 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 6 प्रश्न को यहाँ डिस्कस करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा कथन सही है? आप देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपको सही मिलेगा और ये कोई किताब में लिखा हुआ कहीं पे नहीं मिलता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आजकल अब वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए कटअप तो लगातार अब नीचे जा रहा है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई दास हो सकता है। देखिए कोई दंड दिया गया और उसके परिणाम स्वरूप दास हो सकता है, मतलब वो दास बन सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। मतलब कोई दास है और वो अपने मालिक के संसर्ग से अगर कोई पुत्र को जन्म देती है तो वो जो है कानूनी रूप से मुक्त हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है और ये भी सही है। तो इस तरह से दासी के द्वारा जो जन्म लिया गया पुत्र है, अगर वो उसके पिता कोई मालिक है तो मालिक का वो पुत्र का हक उसको मिलेगा, कानूनी हक मिलेगा। ये चीज़ जो है वो तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थशास्त्र में लिखा है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ठीक है। ऐसे प्रश्न अगर नहीं जान रहे तो इसको स्किप करके आप चल सकते थे। धौली जो है उड़ीसा में है, बार बार हम लोग देखे थे। एरागोदी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही है। जौगढ़ जो है वो एमपी में नहीं बल्कि उड़ीसा में ही ये आपको मिलेगा। और कालसी जो है वो देहरादून में है। मतलब ये 3 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड 2022 में चेंज किया गया और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है केवल 1 युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 3 है या केवल सभी चारों युग्म सही है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ चूंकि हम लोगों को 2 ही सही मिल रहा है, 1 और 2, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो केवल 2 युग्म सही है। तो इस तरह यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान पेशावर में पड़ता है, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में, कालसी देहरादून में, गिरनार गुजरात में, धौली उड़ीसा में है, जौगढ़ उड़ीसा में है, यरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, अशोपरा महाराष्ट्र में है। ऐसा आपको मिल जाएगा। तो ये सब सारा चीज को आप याद रख सकते हैं और बहुत कॉमन है, सभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? देखिए ये एलिमिनेट करके आप बना सकते थे, डायरेक्ट तो कहीं पे लिखा हुआ आपको इसका स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन एलिमिनेशन से बना सकते थे। जैसे यहाँ पे देखते हैं संगम कविता में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था। तो भौतिक संस्कृति मतलब भौतिक मतलब क्या है? जिस चीज को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, छू के अनुभव कर सकते हैं, ये सब सारा चीज है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी अलौकिक ही अलौकिक सब बात किया गया होगा, भौतिक संस्कृति के बारे में कोई भी बात नहीं किया होगा, ऐसा तो बहुत कम ही चांस है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो हम काट सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ये चीज भी लगता है कि ये गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए अगला 2 स्टेटमेंट में अभी हम लोग गलती ढूंढ के ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेटमेंट बोलता है संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था। ये चीज को आप आराम से काट सकते थे कि लड़ाई झगड़ा का कोई संदर्भ नहीं था, क्योंकि जब आप पढ़िएगा यहाँ पे तो संगम साहित्य को 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, अहम और पुरम। और यहाँ पे देखिए अहम जो है वो प्रेम कहानी से संबंधित है और पुरम जो है युद्ध है। तो युद्ध में ही तो शौर्य देखने को मिलता है और इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट आप आराम से काट सकते थे। फिर चौथा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ बोला गया संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है। मतलब जादुई ताकत का कोई जिक्र नहीं है और उसको असंगत या गलत बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कनगी के बारे में देखिए, पूरा जादुई है ना। यहाँ पे कहानी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो मधुरा को पूरा जला दी थी माधवी, और है ना ये कनगी और कोयलन का कहानी आप यहाँ पे अगर पढ़ सकते हैं संगम साहित्य में तो पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि कैसे वो मथुरा को जला डाला। तो ये सब एक क्या है, अलौकिक कथा है, जादुई कथा के बारे में ही यहाँ पे बताया गया। उसको सतीत्व की देवी के तौर पे यहाँ पे माना जाता था। फिर इसी तरह से शीतला सतनार है, मणि मैकले हैं, ये सब के बौद्ध भिक्षु ये थी, इनके बारे में आप जान सकते हैं। ये भी जो कहानियां यहाँ पे देखने को मिलेगा वो लगेगा कि कुछ अलौकिक टाइप से है, जादुई टाइप से है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको जान सकते हैं। ये तो हो गया ये प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं कि अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीति प्रकरण करके दिया है, परिशिष्ट पर्वन दिया है, अवदान शतक दिया है और त्रिशिष्ट लक्षण महापुरम कर दिया। देखिए ये थोड़ा सा बहुत कॉमन बुक तो नहीं है, लेकिन अगर आप याद करते हैं तो अवदान शतक जो है वो बहुत ही फेमस बुक है और ये जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर तीसरा स्टेटमेंट आप पकड़ लिए कि वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि मूल ग्रंथ जो है वो कौन सा जैन ग्रंथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि तीसरा को अगर हम काट देते तो ए कट जाता है, मेरा सी भी कट जाता है और डी आ जाता है, आंसर मेरे पास बच जाता है केवल बी। तो देखिए सब ग्रंथ न जानते हुए भी हम लोग जान जाते हैं और ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। अवदान शतक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय हो गया, कुद्दक निकाय हो गया, अशोक वादन हो गया, दिव्य वदान, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, मिलिंद हो करके, आर्य मंजूषा, मंजुक
कल्प का है, ललित विस्तार करके दिया है। जैन ग्रंथ में आप पढ़िएगा तो परिशिष्ट पर्वन है, अचराग सूत है, कल्प सूत है, भगवती सूत है, फिर उदस गता ओ सूत है, फिर भद्रबाहु चरित्र है। इस तरह के काफ़ी यहाँ पे आपको ग्रंथ देखने को मिलेंगे। कम से कम बुद्ध और जैन के बारे में तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हर साल आप देखिए इतना दिन का क्वेश्चन बैंक की हर साल आपको बुद्ध और जैन से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बहुत सारे किताब जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बहुत सारे किताब जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। उनको आपको बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो वो चीज़ को आप बना पाए। आगे यहाँ दिया गया है, एक साइड ऐतिहासिक व्यक्ति दिया है, दूसरे साइड यहाँ पे दिया गया है किस रूप के लिए वो जाने जाते थे। तो आर्यदेव जैन विद्वान थे, दिग्नाग बौद्ध विद्वान थे, और नाथ मुनि जो है वैष्णव विद्वान थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसका आंसर जो है वो सी है, केवल 2 युग में सही है। क्यों? क्योंकि दिग्नाग जो है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर है, यानी कि यहाँ पे दिग्नाग जो है वो बौद्ध विद्वान यहाँ पे लिखा हुआ वो सही है। फिर यहाँ पे आपका दूसरा चीज दिया गया है कि आर्यदेव जो है वो आपका नागर और बुद्धिस्ट थे, और नागार्जुन जो थे वो तो बहुत ही फेमस यहाँ पे बुद्धिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बुद्धिस्ट थे। और इस तरह से यहाँ पे आपका नागार्जुन जो है वो आपका नाथ मुनि है, नागार्जुना नहीं, नाथ मुनि, नागार्जुना के ये आर्यदेव जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो कि नागार्जुना के शिष्य थे आर्यदेव। और ये इसीलिए यहाँ पे आर्यदेव जो होगा वो जैन विद्वान नहीं होगा, वो बौद्ध हो जाएगा। और नाथ मुनि जो थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। तो इस तरह से यहाँ पे वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और ये केवल 2 युग में ही आपको यहाँ सही मिला, दिग्नाग और नाथ मुनि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखिए नागार्जुन के बारे में अगर आप देखिएगा तो ये कनिष्क जो है, नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, अधिकांश जीवन कश्मीर में बिताते हैं, और कनिष्क के दरबार में भी थे। और दूसरा चीज यहाँ पे अगर आप देखिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ इनके द्वारा जो लिखा गया है मध्यमारिका करके है, तो ये भी अगर आप देखिएगा तो ये चूंकि बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से ही के अंतर्गत ही ये आएगा। तो इस तरह से ये आप जान सकते थे, थोड़ा बहुत इसको थोड़ा ध्यान से बनाते तो ये सवाल भी आपका बन जाता। फिर वैष्णव धर्म के बारे में आप अगर जानिएगा तो नाथ मुनि जो थे वो पहले वैष्णव आचार्य थे, ये चीज भी बहुत फेमस है। तो आप इसके बारे में भी जान सकते थे कि कैसे नाथ मुनि जो है, वैष्णव धर्म अगर आप पढ़े होंगे तो पहला वैष्णव आचार्य है, इसलिए इसका नाम तो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, और इसको हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद, ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न था, हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन रामानुज शिक्षाओं को सही रूप से निरूपित करता है? और ये है मोक्ष प्राप्ति जो है वो उसका सर्वोत्तम साधन जो है वो भक्ति है। ये पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे रामानुज के बारे में देखिए, उसी के में आप जो है नाथ मुनि के आगे अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको यमुना, दूसरे जो थे यमुनाचार्य थे, और उसके बाद यहाँ पे आगे अगर आप इनके बारे में पढ़िएगा रामानुजाचार्य, जो कि यमुनाचार्य के शिष्य रहे थे। और इस तरह से यहाँ पे भक्ति आंदोलन में भी यहाँ पे बोले थे कि सगुण ईश्वर की उपासना करना है, यानी कि भक्ति आंदोलन या भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य के बारे में यहाँ पे आपका सवाल पूछा गया था, जो कि करंट से रिलेटेड था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, शायद ये प्रश्न अब हम लोगों का समाप्त हो गया है। तो इस तरह से आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टोटल यहाँ पे आपका क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिडिवल हिस्ट्री का यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।